हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा सीटेट मैथ पेडागोजी का टॉपिक है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान व सामुदायिक गणित। दोस्तों, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक संश्लेषण विधि पर आधारित होती है, ध्यान रखना। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस पर आधारित होती है? तो गणित विषय की पाठ्य पुस्तक संश्लेषण विधि पर आधारित होती है या संश्लेषण विधि पर लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित को पाठ्यक्रम में स्थान क्यों दिया गया है? तो रोज बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ठीक है दोस्तों, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। बिल्कुल, देखो रसायन विज्ञान में और भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इनमें गणित के बिना इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। गणित के बिना इनकी समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता। फिजिक्स को और केमिस्ट्री को गणित के बिना नहीं पढ़ा जा सकता। इनका ज्ञान गणित के बिना अर्जित नहीं किया जा सकता। अगर आप गणित को नहीं जानते हैं या गणित को नहीं समझते हैं या गणित में आपकी रुचि नहीं है तो आप विज्ञान में भी रुचि नहीं ले सकते, विज्ञान विषय को भी नहीं समझ सकते। ठीक है ना? तो इसलिए रोजर बेकन ने कहा है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ड्यूट के अनुसार गणित का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। दोस्तों, गणित का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति यानी शक्ति प्रदान करना भी होता है, ये कहा है ड्यूट ने। गणित को पाठ्यक्रम में स्थान देने का कारण। दोस्तों, गणित को पाठ्यक्रम में स्थान देने का क्या कारण है? तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, गणित विज्ञान विषयों का आधार स्तंभ होता है। गणित विज्ञान विषयों का आधार या आधार स्तंभ भी बोल सकते हैं ना। आधार है या आधार स्तंभ है। गणित विज्ञान विषयों का आधार स्तंभ है। ठीक है ना? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या और भी विज्ञान होते हैं जब बड़ी कक्षा में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो इन सभी विज्ञानों का जो आधार है वो कौन है? तो गणित है। अगला है दोस्तों, गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। तो दोस्तों, गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध कैसे है? अब आप ये मत सोचना जो बच्चा गणित पढ़ता है या जो लोग पढ़े हुए लिखे होते हैं उनका ही गणित से संबंध होता है। नहीं, अनपढ़ लोगों का भी गणित से संबंध होता है। जैसे आपने देखा होगा राजमिस्त्री या फिर कारपेंटर, है ना? ठीक है, देखो ये नपाई तुलाई करके काम करते हैं, तो इनका भी किसी ना किसी रूप से गणित से संबंध है ना। गणित के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, गणित के बिना मानव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हर किसी व्यक्ति का गणित के साथ संबंध जरूर होता है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वह ज्यादा हो। ठीक है, आपने देखा होगा घरों में जो जो औरतें कम पढ़ी हुई होती हैं या अनपढ़ी होती हैं, ठीक है ना, उनका भी गणित से संबंध होता है क्योंकि घर का सारा हिसाब किताब उनके हाथ में रहता है और वो बखूबी बहुत अच्छी तरह से घर का हिसाब किताब करती हैं। ठीक है ना? तो गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। अगला है दोस्तों, गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित सीखने से बच्चे की तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चा तर्क वितर्क करना शुरू करता है। बच्चे के आने वाले जीवन में जो भी समस्याएं हैं बच्चा उनका बखूबी संघर्ष करता है और उनकी उन समस्याओं को हल करता है। ठीक है, गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। ध्यान रखना, क्या करता है? तार्किक दृष्टिकोण। बच्चे तर्क करना सीखते हैं, अपनी किसी भी समस्या के प्रति बच्चे तर्क करने लगते हैं। ठीक है, गणित से बच्चों की बुद्धि में वृद्धि होती है, बुद्धि का लेवल बढ़ता है, बुद्धि का आईक्यू बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। ये क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान कैसे है? क्योंकि इसकी जांच
इसकी जांच किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप एक सवाल घर पर सही कर रहे हैं और स्कूल में जाकर गलत कर देते हैं, नहीं। ठीक है ना, गणित के अगर आप इस सवाल को कहीं भी किसी भी जगह किसी भी समय हल करेंगे तो उसका आंसर वही आना है जो उसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आंसर बदल बदल के आएगा कि आपने एक जगह मेरठ में सवाल हल करा तो उसका आंसर अलग है, गाजियाबाद में करा तो उसका आंसर अलग है, नहीं, उसका आंसर जो है सेम होगा। तो गणित यथार्थ विज्ञान है, इसकी जांच किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं होता। गणित की आधारभूत व मूलभूत संरचनाएं होती हैं, यह मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। तो गणित की आधारभूत व मूलभूत संरचनाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली है बीजगणित संरचना, दूसरी है तलरूप संरचना, तीसरी है क्रमिक संरचना। तो बीजगणित संरचना में दोस्तों योग, अंतर करना, गुना, भाग, माप, तोल की इकाइयां, संख्या संबंधी कौशल, गणितीय संक्रिया आती हैं, आदि आती हैं। तो दोस्तों पहली आधारभूत मूलभूत संरचनाएं कौन सी हैं? बीजगणित। इसमें कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं? योग की, अंतर मतलब होता है घटाना, गुना की, भाग की, यानी योग करना, अंतर करना, गुना करना, भाग करना, मापना या माप तोल की इकाई कितने किलो है, कितने लीटर है, ये होती हैं माप तोल की इकाइयाँ। संख्या संबंधी कौशल, गणितीय संक्रिया आदि, ये सब किस में आती हैं? ये सब बीजगणित संरचना में आती हैं। दोस्तों दूसरा है हमारा तलरूप संरचना। इसमें सीमा, समीपता या फिर निकटता ये आते हैं। तलरूप संरचना में क्या आता है? सीमा, समीपता, निकटता। अगला है दोस्तों क्रमिक संरचना। इसमें आता है छोटा या बड़ा, या फिर किसी चीज की तुलना हो, किसी वस्तु की तुलना की गई हो। ठीक है दोस्तों, क्रमिक संरचना में क्या आता है? छोटा या बड़ा या फिर किसी वस्तु की तुलना की गई हो। यह गणित की आधारभूत 3 संरचनाएं हैं। सामुदायिक गणित। दोस्तों सामुदायिक गणित, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अभी मैंने ऊपर बताया है ना, चाहे वह पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, हर व्यक्ति का संबंध, स्त्री हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति का संबंध गणित के साथ जुड़ा हुआ होता है, गणित के साथ होता है। समाज में प्रत्येक वर्ग के लोगों को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। समाज में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, सेवाएं आदि सभी गणित पर निर्भर होते हैं तथा सभी विज्ञानों में गणित का उपयोग होता है। बिना गणित के विज्ञान की कल्पना असंभव सी हो जाती है, यानी बिना गणित के विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला है दोस्तों तार्किक मूल्य। इस प्रकार के प्रश्नों में तार्किक शक्ति का निर्माण होता है। तार्किक मूल्य में इस प्रकार के प्रश्नों में तार्किक शक्ति का निर्माण होता है। बालक विभिन्न प्रकार के सूत्रों, सिद्धांतों, नियमों का निर्माण शुरू करता है।
बालक विभिन्न प्रकार के सूत्रों, सिद्धांतों, नियमों का निर्माण करना शुरू कर देता है। वह पैटर्न को देखकर, सुनकर या समझकर उसके निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, बच्चा पैटर्न को देखकर या सुनकर या उसको समझकर उसके निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है कि ये पैटर्न किस पर आधारित है, किस तरह से आधारित है। ठीक है ना, अभी मैं इसका डिटेल में आगे बता देता हूं आपको। तार्किक दृष्टिकोण का विकास पैटर्न से ही शुरू होता है। दोस्तों सीटेट में यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है, तार्किक दृष्टिकोण का विकास कहां से शुरू होता है, तो ध्यान रखना पैटर्न से शुरू होता है। पैटर्न क्या होता है मैं भी बता देता हूं आपको। ठीक है, पैटर्न को गणित की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है पैटर्न को? गणित की रीढ़, या गणित की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो पैटर्न को गणित की रीढ़ कहा जाता है। उच्च माध्यम कक्षा में पैटर्न पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है बालक विभिन्न नियमों का निर्माण अपने तर्क के द्वारा शुरू कर दे। यानी बालक विभिन्न नियमों यानी सूत्रों का निर्माण अपने आप सूत्रों का निर्माण शुरू कर दे। ठीक है ना, अपने तर्क के द्वारा, अर्थात पैटर्न के माध्यम से बालकों में सामान्यीकरण का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, उस उच्च माध्यम कक्षा में पैटर्न पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ताकि बालक विभिन्न प्रकार के नियमों की रचना खुद ही शुरू कर दे, खुद ही रचना शुरू करनी कर दे, खुद ही नए नियम बनाने शुरू कर दे। उच्च माध्यम कक्षा में पैटर्न पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ही ये होता है कि बालक विभिन्न नियम या सूत्र या सिद्धांत इनकी रचना शुरू कर दे। अगला है दोस्तों हमारा, दोस्तों अगर आपको सीटेट के नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8077088259 पर मैसेज कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न निम्न प्रकार हैं। दोस्तों मेकिंग पैटर्न, दोस्तों मेकिंग पैटर्न में क्या होता है, इसमें बालक खुद तर्क करना सीखते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसमें बालक खुद तर्क करना सीखते हैं। दोस्तों इस पैटर्न में बालकों को कुछ श्रृंखलाएं दी जाती हैं, उसके आधार पर बच्चा जो है खुद ही तर्क करना शुरू करता है। जैसे तो दोस्तों इसमें क्या है, ये एक तरह का पैटर्न है। ठीक है ना, या आप मान लीजिए ये यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, पहले हमने एक तिल्ली लगाई, फिर इसमें हमने प्लस दो तिल्ली और लगा दी, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें भी हमने क्या काम करा, तीन तिल्ली हो गई, अब तीन के बाद हमने प्लस दो और ऐड कर दी, तीन तिल्ली में दो और ऐड कर दी। तो अब इसमें आगे क्या करेंगे, आप देखिए एक पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। यहाँ हर तिल्लियों में दो तिल्लियाँ जोड़ी जा रही हैं। ठीक है, हर जब भी आगे पैटर्न आगे बढ़ रहा है तो उसमें दो तिल्लियां और जोड़ी जा रही हैं। तो बच्चा क्या करेगा, इसमें तर्क करेगा और खुद ये पैटर्न देखेगा कि इस पैटर्न में खासियत क्या है। तो इस पैटर्न की खासियत है, इस पैटर्न में बढ़ते क्रम में दो तिल्लियां जोड़ी जा रही हैं। तो अब इसमें अगला पैटर्न क्या होगा, अगर बच्चे से पूछा जाए तो बच्चा बता देगा कि अगला पैटर्न क्या होगा। ये तीन तिल्लियां हुई, ये चार, ये पाँच, अब इसमें दो तिल्लियां और जोड़नी है हमें। ठीक है ना, एक तिल्ली हमने ये जोड़ी और एक तिल्ली हमने ये जोड़ी, तो बच्चा बता देगा। यानी दो तिल्लियां इसमें क्रमबद्ध बढ़ते हुए तरीके से बढ़ाई जा रही हैं, दो तिल्लियां। तो इसमें बालक खुद तर्क करता है श्रृंखलाओं के आधार पर। अगला है दोस्तों हमारा ग्रोविंग पैटर्न। ग्रोविंग पैटर्न क्या होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल इसी की तरह होता है।
दोस्तों अगर बच्चे को ये पैटर्न दिया जाए, ग्रोविंग पैटर्न, पहले 1 बिंदु, फिर 3 बिंदु, फिर 5 बिंदु, फिर 7 बिंदु। अब देखो इसमें क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं ना, एक बिंदु ऊपर बढ़ रहा है, एक बिंदु साइड में बढ़ रहा है, एक बिंदु ऊपर बढ़ता है, एक बिंदु साइड में बढ़ता है, यानी हर पैटर्न पर 2 बिंदु बढ़ते हैं, हर पैटर्न पर 2 बिंदु बढ़ते हैं। तो ऐसी ही हर पैटर्न पर, जब तक अब ये कह रहे हैं अगर पैटर्न ऐसा हो तो 40वें स्टेज पर कितने बिंदु होंगे, तो छात्र इस पैटर्न को समझेगा और फिर तर्क करेगा और अपने आप इस समस्या का हल कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर पैटर्न में 2 बिंदु बढ़ रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, +1, 80 + 81 बिंदु होंगे। ठीक है, इस तरह से हल कर देगा। अगला है दोस्तों हमारा प्लस पैटर्न। दोस्तों इसी तरह से पैटर्न बढ़ता हुआ जाए तो 30वें स्टेज पर क्या पैटर्न होगा, या कुल कितने वर्ग होंगे 30वें स्टेज में, कुल वर्गों की संख्या। क्या होगी, तो बच्चा यहाँ खुद पैटर्न को देखेगा, यहाँ पर हर वर्ग के ऊपर एक वर्ग बढ़ाया जा रहा है, यानी 4 वर्ग हैं, 4 वर्ग के ऊपर एक वर्ग बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी ही 30वें स्टेज पे तक भी हर स्टेज पे जो है 4 वर्ग बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ 4 वर्ग थे, यहाँ 8 हो गए, ये हर वर्ग के बाद एक वर्ग बढ़ा दिया। अगले पैटर्न में 2 वर्ग, 2-2 वर्ग होंगे, लेकिन एक वर्ग हम अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। तो ऐसी हमें 30वें स्टेज तक एक एक वर्ग बढ़ाते हुए जाना है। बच्चा इस पैटर्न को देखेगा, समझेगा और समस्या का हल करेगा। दोस्तों ऐसे एक पैटर्न और होता है, नंबर फैक्ट पैटर्न बोलते हैं उसको, पुनरावर्ती श्रृंखला। पुनरावर्ती श्रृंखला क्या होती है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में इस तरह से कोई भी पैटर्न बना हुआ दे देगा, कोई भी मतलब आकृति बनी हुई दे देगा, ठीक है, आपको ऐसा पैटर्न दे देगा और पूछ सकता है कि 10वीं स्टेज पर कितने पैटर्न होंगे। तो दोस्तों बच्चा क्या होगा, यहाँ सबसे पहले पैटर्न को समझेगा, पुनरावर्ती पैटर्न। यहाँ पे पुनरावर्ती हो रही है, कैसे हो रही है देखो, यहाँ 2 त्रिभुज हैं, यहाँ एक त्रिभुज और बनाया, यहाँ एक त्रिभुज और बनाया, और इसके नीचे की एक श्रृंखला भी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी, एक श्रृंखला बढ़ा दी। ठीक है, अब इसके बाद एक त्रिभुज और बढ़ाया, और इसके नीचे भी एक श्रृंखला और बढ़ा दी। तो ऐसी ही 10वें पैटर्न तक श्रृंखला और त्रिभुज बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, चलो पहले इसको हल करके दिखा देते हैं। तो इसको हल कैसे करेगा बच्चा, पहले पैटर्न को समझेगा, देखेगा ऊपर की पंक्ति में त्रिभुज कितने हैं, ठीक है ना, और इनटू कुल पंक्ति कितनी है। तो इसका सूत्र होगा, बच्चा एक सूत्र का निर्माण कर लेगा धीरे धीरे खुद ही, क्योंकि एक त्रिभुज आगे बढ़ रहा है और एक श्रृंखला बढ़ रही है, एक त्रिभुज आगे बढ़ रहा है और एक श्रृंखला बढ़ रही है। तो बच्चा इसके सूत्र का निर्माण खुद ही कर लेगा, त्रिभुज इंटू कुल पंक्ति की संख्या, कुल पंक्ति कितनी पंक्ति है। ठीक है, जैसे पहली लाइन में दोस्तों कितनी पंक्ति है, 2 हैं, ओ सॉरी कितने त्रिभुज है, 2 हैं, और कुल कितनी पंक्ति यानी कितनी लाइन है, 1 लाइन है। दूसरे पैटर्न में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 3 त्रिभुज हैं, और पंक्तियां कितनी हैं, 1 और 2, यानी लाइन कितनी है, 1 और 2। ऐसे ही तीसरे पैटर्न में त्रिभुज कितने हैं, 4 त्रिभुज हैं, और लाइन कितनी है, 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे ही हल करता हुआ जाएगा। अब ये पूछ रहा हो तो 10वीं स्टेज पर कितने त्रिभुज होंगे। दोस्तों 10वीं स्टेज पर कितने त्रिभुज होंगे,
तो 10वीं स्टेज पर, जब पहली स्टेज पर 2 त्रिभुज हैं तो 10वें, और हर स्टेज पर एक त्रिभुज बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, और एक लाइन बढ़ती हुई जा रही है। और पहली स्टेज पर कितने त्रिभुज हैं? 2। तो 10वीं स्टेज पर कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? 11। 10 तो स्टेज हो गई और एक त्रिभुज फालतू बना है शुरू, पहली स्टेज पे 2 त्रिभुज हैं तो इसलिए 11 त्रिभुज हो जाएंगे। इनटू लाइन कितनी होंगी? लाइन 10 होंगी, क्योंकि पहली स्टेज पर पहले एक ही लाइन है, दूसरी स्टेज पर 2 लाइन है, तीसरी स्टेज पर 3 लाइन है, तो 10वीं स्टेज पर कितनी लाइन होंगी? 10। तो बराबर क्या होगा? 110। कितने त्रिभुज होंगे? 110 त्रिभुज होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला पैटर्न है नंबर फैक्ट पैटर्न। नंबर फैक्ट पैटर्न, इसमें सवाल दिया जा सकता है कुछ इस तरह का, इस तरह से ले लो, 11 बराबर 11, 121, हमें ये बताना है, ठीक है ना। नंबर फैक्ट पैटर्न में किस तरह का क्वेश्चन बनता है? नंबरों के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ 11 की 11 में गुना की गई है, ठीक है ना, 11 की 11 में गुना की गई है तो आंसर आया 121। अब यहाँ पर 3 1 की 3 1 के साथ गुना की गई है, यानी 111 की 111 के साथ। आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक पैटर्न तैयार हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक की गुना, ठीक है ना, एक एक की गुना एक एक के साथ की जा रही है, यानी 11 की गुना 11 के साथ की जा रही है, यानी 2 1 की गुना 2 1 के साथ की जा रही है। फिर अगला पैटर्न है एक एक उसमें और ऐड कर दिया जाता है, 3 1 की गुना 3 1 के साथ की जा रही है। और फिर अगली बार एक एक और ऐड कर दिया जाता है, कुल मिलाकर हो जाते हैं 4 1 4 1 और 4 1 इंटू 4 1 4 1 की 4 1 में ही गुना की जा रही है। अब इसका आंसर देखिए, देखो जब 2 1 की 2 1 में यानी 11 की 11 में गुना करते हैं तो 121 आता है। जब 3 1 की यानी 111 की 111 में गुना करते हैं तो क्या आता है? 1 2 3 2 1। अब देखना दोस्तों, यहां से घटता हुआ क्रम जा रहा है, ठीक है। पहले 1 2 1 था, 1 2 1 3 2, ठीक है, 1 2 3 2 1 या 3 2 1। अब घटना शुरू हो गया ना धीरे धीरे। अब आगे 4 है, 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? 1 2 3 4, फिर आया 3 2 1। तो यानी दोस्तों आप देख रहे हैं जितने भी नंबर हैं, जितने भी एक हैं, आपको उनकी काउंटिंग लिखनी है। जैसे यहाँ 2 बार 1 था तो आपने लिखा 1 2, क्या लिखा? 1 2। बाद में उसको आपने 1 तक घटते क्रम में लिख दिया, 2 के बाद 1 ही आता है इसलिए 1 लिख दिया, तो आपकी गुना यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगी। यहाँ पर आपको इस पैटर्न को कराने का मुख्य उद्देश्य है गुना में दक्षता हासिल करना, बच्चों को जल्दी से गुना, बड़े से बड़े अंकों की गुना बच्चा बहुत जल्दी कर ले, ठीक है। यहाँ 3 1 दिए तो अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1 2 3, फिर क्या करेंगे? हम घटते हुए क्रम में लिख देंगे। 3 तो हमारा लिखा हुआ ही है 2 1 1 तक, ठीक है। अब ये ऐसी 5 1 की गुना 5 1 में करें तो आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखो, इस पैटर्न को बच्चा समझ लेगा तो फिर क्या करेगा? 1 2 3 4 5, तो 5 बार 1 लिखा हुआ है तो पहले 5 तक काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या करेगा? 5 से 1 तक घटते हुए क्रम में लिखेगा। 5 हमारा लिखा हुआ है, 4 3 2 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ बच्चा पैटर्न को समझकर बहुत बड़े अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी कर देगा, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों अनुमान लगाना। इस पैटर्न में छात्र गुना भाग की संक्रिया सीखता है। क्या सीखता है दोस्तों? इस पैटर्न में छात्र गुना भाग की संक्रिया सीखता है तथा भागफल में शेषफल की उपयोगिता भी समझता है, ठीक है। तथा भागफल में जो शेष बचता है ना,
भागफल में शेषफल की उपयोगिता समझता है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों वर्णमाला पर आधारित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न वर्णमाला पर आधारित होते हैं। जैसे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डैश डैश में 95वां पद होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इस तरह का जब पैटर्न में बच्चों को सवाल दिया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गुना भाग की, बच्चा इसमें गुना भाग की संक्रिया समझता है, और भाग में जो भाग में शेषफल बचता है, भागफल के बाद जो हमारा उत्तर आता है भागफल, उसमें जो उसके बाद शेषफल बचता है, शेषफल की उपयोगिता भी समझता है, यानी शेषफल की कदर करता है बच्चा। अभी तक क्या होगा, आपने शेषफल ये बचा और आंसर आ गया भागफल, है ना। अभी तक शेषफल पे बच्चा इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चा शेषफल पर जो है ध्यान देने लगेगा, उसकी महत्वता को समझने लगेगा कि शेषफल बचा है तो किसी कारण से बचा है, उसकी उपयोगिता या उसकी महत्वता समझने लगेगा। तो दोस्तों अब इस तरह के प्रश्न देने के बाद आपसे पूछा जाएगा एबीसी आपको डैश डैश करके दे दिया। अब इसी तरह से 95वां पद क्या होगा, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां पद है सी। ठीक है ना, तो ये कह रहा है 95वां पद क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें किस तरह से हल करेंगे इसको, तो पहले पैटर्न देखना पड़ेगा इसमें दोस्तों पैटर्न क्या है। तो इसमें 3 श्रृंखला को मिलाकर, 3 श्रृंखला ए बी सी यानी 1 2 3, है ना, ये 3 श्रृंखला होगी। 3 श्रृंखला को मिलाकर एक पद बनता है। कितना पद बनता है, एक पद बनता है। 3 श्रृंखलाओं को मिलाकर कितना पद बनता है, एक पद बनता है। तो उसमें श्रृंखला कितनी है, 3, और हमें पद पता करना है 95वां 95वां पद हमें पता करना है कि 95वां पद क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे 3 से ही डिवाइड क्यों करा, क्योंकि एक पद हमारा 3 श्रृंखला का है। ठीक है ना, एक पद में हमारी 3 श्रृंखला हैं, इसीलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करा। अगर यहाँ पे ए बी सी डी होता, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी होता, तो हम क्या करते, तब 4 श्रृंखलाओं का एक पद बनता, तो हम तब 95 की 4 से या 4 से गुना करते, 4 से डिवाइड करते। ठीक है, लेकिन यहाँ श्रृंखला 3 श्रृंखलाओं का एक पद है, इसलिए हमने 3 से डिवाइड करा है। तो दोस्तों 3 3 9, बचा कितना 5, 3 एकम 3, बचा कितना 2 क्या बचा दोस्तों, हमारा 2 बचा शेष। भागफल आया हमारा 31, लेकिन हमारा यहाँ भागफल से मतलब नहीं है, हमारा यहाँ मतलब है शेष से। तो दोस्तों हमारा 2 शेष बचा। अब आप पहले पद में जाइए और देखिए पहले पद में दूसरी श्रृंखला कौन सी थी, दूसरी श्रृंखला थी बी। हमारा शेष कितना बचा 2, तो जब दूसरी श्रृंखला से बी थी तो 95वां पद भी कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा एक पद 3 श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। अगर ये 4 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता, यहाँ ए बी सी डी होता, तो हम यहाँ 4 से डिवाइड करते 95 को, लेकिन 3 श्रृंखलाओं से बना है तो इसलिए हमने 95 को 3 से डिवाइड करा। अब जो शेष बचा है, 2 हमारा शेष बचा है, तो हमारा जो पद था वो कितनी श्रृंखलाओं से मिलकर बना था, 3 श्रृंखलाओं से। तो हमारा दूसरा पद कौन सा था, दूसरा पद था बी। पहला पद है ए, दूसरा पद है बी, तीसरा पद है सी, लेकिन हमारा शेष बचा 2, तो दूसरा पद है बी, तो इसीलिए 95वां पद भी बी होगा। अगर दोस्तों यहाँ 1 बचता तो 95वां पद होता ए, अगर यहाँ 3 शेष बचता तो हमारा 95वां पद होता सी।
ठीक है दोस्तों, हमारा सीटेट का मैथ पेडागोजी का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।